Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Apologies, I could not attend schedule the session tonight. There has been a little adjustment in my itinerary. Alhamdulillah, as you can see, I got the chance to perform Umrah. मुझे मौका मिला, अल्लाह का शुक्र है. मैंने आप सबके लिए दुआएं भी की. थोड़ा सा मेरे जहन में कुछ अरसे से स्टेक अवे की इंटरनेशनल एक्सपेंशन थी, तो I could fortunately schedule a few meetings in Riyadh. So I'm here in Riyadh right now. I have to meet a few suppliers. I have to meet a few real estate agents. I have to also consult a compliance consultant. मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मौके की मुनासबत से just occurred to me that I'll be covering international expansion with you guys. Just a disclaimer, I'm not an expert in international expansion. This is the first time I'm going to explore all of this. But what I feel should add value is that I should take you guys through the journey of how I'm going to take this on. You can definitely give me feedback and advice. I think you're all well equipped to do that now. At the same time, I think last session में हम लोगों ने supply chain शुरू किया था, but we couldn't cover all the different topics. हम लोगों ने पिछले सेशन के अंदर MILs को डिस्कस किया, minimum stocks, maximum stocks, reorder levels, FIFO, LIFO, how does a PO work, how does a GRN work. इन सारे टॉपिक्स के बरक्स अभी भी देयर इज़ अ प्रोसेस फ्लो दैट वी हैव टू डिस्कस. दिस इज़ अ प्रोसेस फ्लो. सो हम उस प्रोसेस फ्लो को आज डिस्कस करेंगे. द नेम ऑफ दैट प्रोसेस फ्लो इज़ प्रोक्योर टू पे. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फ्लोज विच एक्चुअली कनेक्ट्स द सप्लाई चेन डिपार्टमेंट विद फाइनेंस. हमने फाइनेंस अलहदा से पढ़ा है, सप्लाई चेन को अलहदा से पढ़ा है. Now how do these two departments communicate with each other? How do they talk to each other? How do they so जिसकी jargon है, it's called how do they cross function. ठीक है. I think these two topics I'll be covering in the video today. I'll be recording small bits of the video so it's easier to send on WhatsApp. Let's start off with supply chain procure to pay. What is procure to pay? As the name suggests, procure to pay means the entire cycle that involves procurement of a product. बल्कि मैं उससे थोड़ा सा पीछे आता हूँ. हम लोगों ने क्योंकि डिस्कस किया था सप्लाई चेन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं. देयर इज दिस स्टोर डिपार्टमेंट, देयर इज दिस परचेज डिपार्टमेंट, देयर इज दिस क्वालिटी डिपार्टमेंट. ठीक है जी. And then obviously for some organizations you can also add production. As a CEO you can add production under the supply chain department because these are all complementary functions that have to communicate a lot together. एक चीज़ याद रखिएगा, when you're structuring your organization, वो departments जिनको बहुत ज़्यादा आपस में interlink होके बात करके काम करना पड़ता है, जिन डिपार्टमेंट्स की, जिन फंक्शंस की आपस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, इट्स ऑलवेज वाइज टू क्लब देम इनटू वन डिपार्टमेंट हैव वन मैनेजर लीडिंग दैट डिपार्टमेंट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज ऑलवेज ईजियर दैट वे. इसकी मिसाल आपको देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टोर, आपका प्रोक्योरमेंट और आपकी लॉजिस्टिक्स, तीन अगर आपने फ़र्क डिपार्टमेंट्स बना दिए और इनका एक सेंट्रल मैनेजर नहीं है दैट लीड्स द एंटायर ऑल थ्री फंक्शंस, व्हाट हैपेंस इज व्हेन I'll paint a scenario. एक ब्रांच के ऊपर स्टॉक नहीं पहुंचा टाइम पे. आप अगर कपड़े का काम करते हैं, आपकी फ्रेंचाइज है, उधर स्टॉक नहीं पहुंचा. या अगर आप फूड का काम करते हैं, आपका द प्रोड्यूस दैट यू रिक्वायर टू सेल टू रन द रेस्टोरेंट, वो टाइम पे रेस्टोरेंट पे नहीं पहुंचा. सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स वाले से आपने बात की, लॉजिस्टिक्स वाले का नहीं जी मैं तो गया था, मुझे स्टोर वालों ने चीज़ नहीं हैंड ओवर की. आपने स्टोर वालों को पूछा, जो आपने क्यों नहीं की? स्टोर वालों ने कहा कि जी मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी क्योंकि प्रोक्योरमेंट वालों ने टाइम पे नहीं की. ना इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स को अगर आपने हॉरिजॉन्टली प्लान किया हुआ है, सो व्हाट विल हैपन इज दे विल स्टार्ट पुटिंग ब्लेम ऑन ईच अदर, राइट? इफ देयर इज वन पर्सन leading all three functions, so you just talk to one person who's leading all these three functions कि यार तुम बताओ कि स्टॉक क्यों नहीं पहुंचा. He cannot, मतलब since he's leading all three departments, he cannot get away with any excuse. So just a side note, but nonetheless, देखिए जी, procurement to payment, this means कि आपने कोई भी चीज़ स्टोर से, so इसका प्रोसेस फ्लो कैसे बनता है.
हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था MILs एंड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स एंड रीऑर्डर लेवल्स. अज्यूमिंग दैट यू ऑल रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, स्टोर एक डिमांड रेज करता है कि मेरे स्टोर में नेस्ले की वाटर बॉटल, इसका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है 100 बॉटल्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है 200 बॉटल्स, करेक्ट, एंड रीऑर्डर लेवल है 150 बॉटल्स. ठीक है, 100, 150, 200. थोड़ा सा इससे रिकैप भी हो जाएगा इस मिसाल से. सो as soon as the warehouse realizes कि उनके पास डे एंड पे क्लोजिंग उन्होंने की, they left with 140 bottles which is lower than the reorder level. So the software puts up an alarm or the sense check says कि उनको उसका order place करना है. So since उनका maximum level 200 है, so they will minus their inventory at hand which is 140 and raise 60 pieces of demand. Who do they raise this demand to? They raise this demand to procurement. अच्छा, there has to be some check and balance in between. Obviously, स्टोर ने procurement डिपार्टमेंट को डिमांड रेज कर दी और procurement ने परचेज कर लिया. इसके अंदर क्योंकि मैल प्रैक्टिस की गुंजाइश है, there is a possibility कि वो 40 की जगह 400 ऑर्डर कर दे, which is human error. There is a possibility कि उसको 40 रिक्वायर्ड थे, उसने 400 ऑर्डर कर दिए just because the vendor के साथ उसका कोई रिलेशनशिप था and the vendor said कि यार तुम please buy extra stock from me, I'll pay you some incentive. These are things that actually happen in the market. So आपने ये जो उसकी डिमांड है उसको वेट करने के लिए जो मैनेजर है उसको आप अथॉरिटी दे सकते हैं कि जी you need to sign off on all the demands. The other thing that you can do is, because any demand that the warehouse raises, प्रोक्योरमेंट वालों का काम ये है, उनका KPI ये होना चाहिए कि वो उस डिमांड को फुलफिल करें, करेक्ट. सो अगर 40 की डिमांड की गई है, प्रोक्योरमेंट वाले का काम है 40 उसको डिलीवर करे इन द लीड टाइम कमिटेड. 400 की डिमांड है तो उसको 400 डिलीवर करना है. बट द थिंग इज, इस 40 से 400 की जो डिस्टॉर्शन है उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है फाइनेंस को, बिकॉज फाइनेंस का बजट आउट होता है. दे बजटेड, हमने लास्ट टाइम बजट्स पे डिटेल डिस्कशन की थी, हाउ टू पुट अप बजट्स. If need be, I'll do a separate session on budgeting. In fact, we will do that. It's a very tricky subject. But consider, मान लो कि सप्लाई चेन को फाइनेंस ने बोला आपके पास 1 लाख रुपए हैं टू परचेज, टू फुलफिल ऑल योर डिमांड्स. मोटा मोटा आपको बजटिंग का बता देता हूँ. उन्होंने ये 1 लाख रुपए ऐसे डिराइव किया कि हमारी पिछले एक हफ्ते की सेल थी 2 लाख रुपए. आवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 50%, विच मीन्स के पॉसिबली हमने 1 लाख रुपए का मर्चेंडाइज इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट. सो 2 लाख रुपए की सेल्स हुई. नेचुरली 100,000 ऑफ प्रोड्यूस और मर्चेंडाइज वी हैव यूटिलाइज्ड और कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू मेक द सेल्स ऑफ 200,000, विच मीन्स कि आपके वेयर हाउस से जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी ओपनिंग स्टॉक, उसमें से 1 लाख रुपए का स्टॉक माइनस हो गया. अज्यूमिंग एट द स्टार्ट ऑफ द वीक योर इन्वेंट्रीज वर एट द मैक्सिमम लेवल, whatever the number is, उसमें से 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई. सो ऑटोमेटिकली द वेयर हाउस शुड बी रेजिंग 100,000 रुपीज ऑफ परचेज ऑर्डर्स और डिमांड, आई शुड से, राइट. तो हमने ये तो समझ लिया कि फाइनेंस ने उनको 1 लाख रुपए का बजट क्यों दिया था, बिकॉज दैट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसी को रिप्लेनिश करना होगा. नाउ उस 40 की डिमांड करने से जब फाइनेंस वालों के पास बजट जाता है, जैसे कि जी वेयर हाउस वाले कहते हैं कि जी प्लीज साइन ऑफ ऑन दिस. प्रोक्योरमेंट वालों के लिए आपने पॉलिसी बनाई कि एनी डिमांड दैट इज नॉट साइंड ऑफ बाय द फाइनेंस दे कैन नॉट परचेज. इफ दे डू, फाइनेंस कैन रिफ्यूज टू पे बिकॉज उनका बजट हिल जाएगा. सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि एज अ CEO यू हैव डिजाइन्ड दिस प्रोसेस फ्लो सच दैट फाइनेंस गेट्स टू sign off on the demand of warehouse, and that way you can control the budget. Now imagine कि 40 का ऑर्डर करना था और वेयर हाउस वाले ने 400 का ऑर्डर कर दिया. यानी कि अगर 1 लाख रुपए की परचेज करनी थी तो उन्होंने 10 लाख रुपए की परचेज ऑर्डर बना दिया, डिमांड बना दी. सो फाइनेंस कैन रिजेक्ट दैट राइट अवे. सो इट्स अ सेंस चेक दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. याद रखिएगा
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिल जाए तो नेचुरली इट्स ईजियर, मतलब सारे फाइनेंस वाला, स्टोर वाला, प्रोक्योरमेंट वाला, ये सारे अगर मिल जाते हैं तो आपने ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया है ये कोलैप्स कर जाएगा. दीज चेक एंड बैलेंस सिस्टम्स आर बिल्ट ऑन द असम्पशन दैट ये सारे आपस में नहीं मिलेंगे. एंड आप क्योंकि इनके KPIs भी ऐसे सेट करते हैं कि ये दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू फुलफिल देयर ओन टारगेट्स एंड raise alarms or red flags on distortions that they see. Additionally, obviously, there is still a chance that they collude. उस तरह की situations में you have to do weekly, monthly audits. आप खुद कर सकते हैं as a CEO, you've got time, you do that. Otherwise, you hire a third party auditor. Anyways, coming back. तो आपका बजट क्योंकि सेट हो गया, आपने बीच में एक कंट्रोल बिल्ड करने के लिए फाइनेंस को अथॉरिटी दे दी that they can sign off on the demand. जो भी डिमांड दी स्टोर ने, now that demand is signed off by finance and given to procurement. Now procurement has all the checks. उन्होंने देखा कि स्टोर वाले ने डिमांड दी है और सप्लाई चेन मैनेजर ने उसको साइन ऑफ कर दिया. फाइनेंस वाले ने उसको वेट कर दिया कि यार यू डू दिस परचेज, आई कमिट दैट आई विल पे योर वेंडर. करेक्ट. तो प्रोक्योरमेंट वाले ने उस चीज को परचेज कर लिया फ्रॉम द वेंडर. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द प्रोक्योर टू पे साइकिल. उसने प्रोक्योरमेंट वाले ने किस वेंडर से इस चीज को खरीदना है. सो इन एनी बिजनेस सप्लाई चेन की बैकबोन होती है वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, vendor agreements, unless obviously you're dealing in commodities where the product is being purchased through multiple vendors. Mostly in practically अगर आप देखिएगा तो जो procurement है उसके अंदर if it's in an organized sector, most of the stuff they buy from authorized vendors with defined prices, defined credit limits, defined quality controls and defined lead times. अच्छा, किसी भी practical organization में it's almost impossible to have all the vendors predefined. So there are some exceptions. I generally call this 80-20 rule. Your 80% of the vendors should be fixed and 20% probably you can't. If you can as a CEO, that's a good job that you have achieved, good milestone that you've achieved, but it's practically not possible because ना चाहते हुए भी आपकी सप्लाई चेन के अंदर कमोडिटीज एग्जिस्ट करेंगी. मिसाल के तौर पे कमोडिटीज में और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क होता है. नेस्ले के साथ मेरा अगर एग्रीमेंट है कि मैं मिनरल वाटर आपसे लूँगा तो आई विल बाय नेस्लेज मिनरल वाटर, करेक्ट. बट अगर मैंने अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी ख़रीदनी है, yes, I can also have an agreement with the stationery vendor, but at the same time, there is paper being produced by hundreds of different vendors, right? Yeah, for that matter, if I have, just hold on for a minute. Yeah, I'll be there in a moment. Please hold on. So, for that matter, आपके पास आपकी सप्लाई चेन में ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी, ऐसे SKUs होंगे. फ़र्ज़ करें आपके पास 250 SKUs हैं तो उसमें से 20, 30, 40, 50 ऐसे होंगे जो आप मल्टीपल वेंडर्स से नेगोशिएट करके लेते हैं. मिसाल के तौर पे कमोडिटीज़ की एक एग्जांपल है वेजिटेबल्स इन रेस्टोरेंट्स. जस्ट आई बी बैक इन अ मोमेंट.